दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया शेल्टर होम लोन्स के बारे में, जो कि एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी। तो रिसेंटली कंपनी का जो क्वार्टर टू FY 26 का रिजल्ट आया, साथ में कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कमेंट्री भी करी है। तो कॉन कॉल को भी हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। तो जैसा जैसा जो जो डेटा आएगा उस पर मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है उसको मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा। और हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनबीएफसी की ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का जो अभी करंटली एयूएम है वो लगभग 9252 करोड़ का है। और इसके अंदर लगभग लगभग 31% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर हम इंडिया होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ थी 26.3%, और आगे कंपनी की गाइडलाइन है उनकी 25-26% के रेंज के बीच में वो ग्रो करेंगे, जबकि वो पहले 30 से 35% के बीच में ग्रो करते थे। बट ये कंपनी ऐसी है जिसने हमेशा 30% से ऊपर के इंजन पर ये काम किया है इसने, मतलब 30% से ऊपर इसने ग्रोथ करी है। तो अभी इस बार का इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एयूएम जो ग्रोथ है वो है लगभग 31% के आसपास। फिर अगर हम इसकी बात करें कंपनी का जो डिस्बर्समेंट, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने 18% का डिस्बर्समेंट किया है, लगभग 1817 करोड़ का। जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर डिस्बर्समेंट किया था 10% का, उसमें वहां पे ग्रोथ नहीं थी। पेट की बात करें तो पेट इनका रहा है लगभग 241 करोड़ का, और कंपनी की जो नेटवर्थ है लगभग रही है 2900 करोड़ के समथिंग की। और अगर बात करें, कंपनी अभी 15 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और 299 ब्रांचेज हैं इनकी, लगभग 300 के आसपास की ब्रांचेज हैं। और इन हाउस सोर्सिंग है, 99% इनकी इन हाउस सोर्सिंग है। और अगर इनकी एवरेज टिकट साइज की बात करें तो 10 लाख के आसपास का इनका एवरेज टिकट साइज है। और जबकि जो होम फर्स्ट फाइनेंस जो था उसकी जो एवरेज टिकट साइज थी वो 11.8 लाख थी, लगभग लगभग 12 लाख के आसपास की इनकी एवरेज टिकट साइज है, 10 लाख के आसपास की। और ये पूरी के पूरी जो इनकी बुक है वो है 100% सिक्योर्ड बुक है। अगर स्प्रेड की बात करें तो जहाँ पे उनका स्प्रेड बन रहा था 5.3, आई थिंक उनका स्प्रेड बन रहा था 8.1% उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी। तो इनका जो स्प्रेड है वो लगभग 6.4% है। और इसके अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको जंप मिला है, यानी कि पहले था ये 6.1% स्प्रेड रेट, और अभी ये 6.4% का इनका स्प्रेड रेट। अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की, उनका क्रेडिट कॉस्ट था लगभग 0.4% के समथिंग। और आगे उन्होंने कहा, उनकी गाइडलाइन थी कि वो फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है कि इनका मतलब 50-60 पे भी जा सकता है। तो इनका क्रेडिट कॉस्ट है 0.5% के समथिंग अभी। और आरओई उनका जहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था, यानी कि 13.3% के समथिंग था आई थिंक। और इनका जो आरओई है वो लगभग हर बार ग्रोइंग फेज में है, वो लगभग अभी है आरओई इनका 17.2% के आसपास। और आरओए की बात करें, रिटर्न ऑन एसिड्स, तो वो है 5.9% की। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो AA- की इनकी रेटिंग है। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने ऊपर के स्लाइड के अंदर कवर कर ली थी। तो अगर हम आगे बात करें तो कंपनी ने लगभग पिछले 5 से 6 सालों के अंदर लगभग 38% की CAGR से अपनी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के एसेट क्वालिटी की बात करें तो कंपनी का जो 30+ DPP है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इनके जो कस्टमर है मेनली क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अभी हम कस्टमर का ब्रेकडाउन भी देखेंगे आगे। तो उनका कई बार क्या होता है, बिजनेस सीजनल होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी EMIs में डिले कर देते हैं, अपनी फर्स्ट EMI को छोड़ देते हैं कई बार। बट उसको वो सेटल डाउन कर लेते हैं। उसका रीज़न कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है, क्योंकि कंपनी के पास में अदर एनबीएफसी के कंपेयर में बेनिफिट है थोड़ा सा, वो ये है कि अगर कोई कस्टमर है वो अपने मतलब लोन को पे बैक नहीं कर पा रहा है या अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहा, तो कंपनी क्या करती है, उसका जो एसेट्स है उसको ऑक्शन के जरिए, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी ने बताया कि लगभग 80 से 85% जो केसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो कस्टमर है वो अपने रिलेटिव या किसी को ही सेम प्लाट या जो भी वो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करके इनका पैसा क्लियर कर देता है। अदरवाइज 15 से 20% के केस में ऐसा होता है कि जो कंपनी है वो मल्टीपल या फिर जॉइंटली होती है, उसके जो एप्लीकेंट होते हैं वो जॉइंट होते हैं। तो उसमें कई बार उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट भी होता है, कई सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो उस कंडीशन में कंपनी उस प्लॉट या फिर उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देती है। लगभग उसको टाइम लगता है 6 से 9% का। और यहाँ पे कंपनी को कम से कम 10 से 15% जो उसकी जो उनका लोन था उस पर कई बार लॉस भी होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब भी कोई कंपनी है ऑक्शन करने जाती है तो उसको जो ओरिजिनल प्राइस है उससे थोड़ा सा मतलब 10-15-20% उसको डाउन बेचना पड़ता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो इनके जो DPPs है यानी डेज पर
ड्यूज और 4.5 जो लास्ट क्वार्टर में था, और उससे पहले अगर आप बात करें 3.1% से थोड़ा इंक्रीज हुआ, थोड़ा नहीं ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और ग्रॉस एनपीए की बात करें तो लगभग इनका जो पिछले क्वार्टर था वो इस बार भी फ्लैटिश है। और एनपीएस की बात करें तो 0.9% के आसपास है। और कलेक्शन इफिशियंसी है वो पहले 98% थी लास्ट क्वार्टर के अंदर, जो अभी इम्प्रूव होकर 99% के समथिंग हुई है। अगर हम यहाँ पे स्प्रेड और कॉस्ट वगैरह सबकी बात करें तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो पड़ता है 8.5%, यानी कि कंपनी जहाँ से पैसा उठाती है वो 8.5% पे इनको मिलता है। जबकि अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें वहाँ पे स्प्रेड रेट था 8.1 का, और कंपनी उसको 13.4% के समथिंग आगे उसको पैसे को यील्ड पर आगे बेचती, यील्ड कलेक्ट करती थी, जबकि ये है 14.9%। और इनका स्प्रेड रेट है 6.9%, 6.4% का। और कंपनी की गाइडलाइन भी है कि वो इस ग्रोथ को कंटिन्यू बेसिस पर मेंटेन रखेगी, और आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर कंपनी लगभग 30 से 35% की ग्रोथ से आगे ग्रो करेगी। साथ ही कंपनी किससे एक एनालिस्ट ने पूछा कि जो भी इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से आप चाहे तो ये मतलब जो आपके ये थी यील्ड वाली रेट, इसको कम कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, कॉम्पिटिटर के साथ में कंपटीशन करने के लिए, और अपनी जो गाइडलाइन आप 30 से 35% की उसको भी कम कर सकते हैं। बट इस पर कंपनी ने के मैनेजमेंट ने कहा कि हम सेम गाइडलाइन के साथ में आगे बढ़ेंगे, और हम इसको करके भी दिखाएंगे, और हमारी यील्ड है उसके अंदर हम कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। हम 14.9% पर ही बिजनेस करेंगे। अगर हम यहाँ पर कंपनी के लोकेशन की बात करें तो लगभग कंपनी पैन इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। बट कंपनी के सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है राजस्थान के अंदर कंपनी की, जहाँ से अगर बिजनेस या एयूएम की बात करें तो लगभग 31% का एयूएम है वो राजस्थान के अंदर इन ये जो कंपनी है वो देती है। और कस्टमर के बात करें अगर हम यहाँ पर, तो कस्टमर है यहाँ पर लगभग 57 जो लोन है वो 57 जो परसेंट जो लोन आता है वो आता है यहाँ पे होम लोन से। और जो 43% है वो यहाँ पर है लेप, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से इनका आता है। इनके पास में सेल्फ एम्प्लॉयड है 75% और सैलरीड है 25%। तो इससे जबकि इस सेगमेंट में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सेफ होता है वही कंपनी जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को लोन दे रही है। बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखा है, तो इस पे इनको जज करना बेवकूफ़ी होगी। अगर हम बात करें तो कंपनी ज़्यादातर अवेलेबिलिटी इसकी टायर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर है कंपनी की अभी। और अगर हम इसकी बात करें तो कंपनी लगभग 10 लाख एवरेज टिकट साइज़ है कंपनी की। दूसरा कंपनी से किसी ने पूछा कि जो आपको इस सेगमेंट में काम करते हुए क्या-क्या चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, और इस बार इनके सामने मेजर चैलेंज क्या थे? तो कंपनी ने बताया कि इनके सामने इस बार मेजर जो चैलेंज था वो था मॉनसून वाला। उसकी वजह से कई इनके लोन हैं जो बढ़ते गए, मतलब जिसकी वजह से इनके लोन बढ़े हैं। और दूसरा जो रेनी सीज़न है वो थोड़ी मतलब ऑब्वियसली मानसून का ही पार्ट है ये भी। और दूसरा जो फेस्टिवल सीज़न है इसकी वजह से कलेक्शंस में थोड़ी इनको प्रॉब्लम आई है। और कंपनी ने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर है जहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। उसके अलावा कंपनी ने एक और चीज़ कही कि जो इनका एमपी के अंदर कुछ एक इलाके में जब मैनेजमेंट या पूरी लीडरशिप टीम जब छोड़ के चली गई, तो उस कंडीशन में भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये बिज़नेस का इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, और फाइनेंस में आपका ऐसा कुछ होता रहता है। तो अभी करीबन इनके पास में 32 लेंडर के साथ में इनका रिलेशनशिप है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनसे ये 54% उठाते हैं। और ये इनका मतलब बोरोइंग का वो है 22% ये डीए से उठाते हैं। और एनएचबी होते हैं नेशनल हाउसिंग बोर्ड वगैरह, उनसे से 14% का ये इनका ब्रेकडाउन है जहाँ जहाँ से ये लोग पैसा उठाते हैं। कंपनी के अभी 24 इन्होंने बताया था कि जुलाई 24 के अंदर इनकी जो रेटिंग अपग्रेड हुई है वो AA माइनस है, जो कि स्टेबल है अभी। और अगर हम आगे बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कॉस्ट ऑफ जो क्रेडिट कॉस्ट है वो यहाँ पर इनकी क्रेडिट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जहाँ उनकी क्रेडिट कॉस्ट थी 3 टाइम्स थी, वहाँ उनके कंपेयर में अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की गाइडलाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही है। और कंपनी का वर्किंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। और इस सेगमेंट के अंदर कंपनी ने हर बार अपने आप को एक्स्ट्रा प्रूव किया है और आउट परफॉर्म किया है। तो आई होप ये कॉनकोल का एनालाइज और ये पीपीटी एनालिसिस दोनों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।